हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को, हम लोग है कि नहीं आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। अब 2-3 वीडियो के बाद शायद एनसीईआरटी का सेगमेंट आ रहा है दोबारा, कि बहुत कुछ और जानने की बातें भी थी। हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा पिछले वीडियोस में, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। चलो देखते हैं अभी इन वीडियोस को। 5.7 म्यूटेशन है यहाँ पे हमारे पास इस सेगमेंट। इसमें क्या देखने लायक है, क्या जानने लायक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, जो बातें हैं जिससे क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे, हालांकि पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे भी। म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन, अरे यार क्या हो गया। Mutation is a phenomena which results in alteration of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism. Obvious सी बात है, अगर जीन के यानी कि आपके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंस में कुछ बदलाव अगर होगा तो आपके जीनोटाइप में तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा, और फिर फिनोटाइप जो कि उससे प्रोटीन बनने वाले हैं उसमें भी आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। In addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA. देखो डीएनए में वेरिएशन करने का एक तरीका तो रिकॉम्बिनेशन है यानी क्रॉसिंग ओवर है, जो कि पैकाइटिन स्टेज में म्यूसिस 1 में होता है। दूसरा तरीका है म्यूटेशन खुद। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी को ह्यूगो डेवेरिस ने साल्टेशन टर्म के साथ इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने इसको एवोल्यूशन का एक फैक्टर बताया था कि एवोल्यूशन क्यों होता है, इस कारण से होता है। एज वी विल लर्न इन चैप्टर 6 में, जैसे आपने लर्न यानी कि आप लर्न करेंगे, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैंने पता होगा आपकी कि डीएनए हेलिक्स होता है, कंटिन्यूसली रन करता है एक एंड से दूसरे एंड पे हर क्रोमेटिड में, एक हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है ये। देयरफॉर लॉस या फिर डिलीशन जब होता, लॉस यानी कि डिलीशन या फिर गेन होता है, इंसर्शन या फिर डुप्लीकेशन होता है किसी भी एक सेगमेंट का डीएनए पे, तो वो क्रोमोसोम में अल्टरनेशन को जनरेट करता है, रिजल्ट करता है। जीन्स को हम लोग लोकेट करते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, इसीलिए अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटीज या फिर एबरेशन, या फिर इसीलिए जब हम लोग जीन में कोई अगर इफेक्ट होता है तो उसको हम लोग एबनॉर्मेलिटी या फिर एबरेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन जिसे कहते हैं हम लोग कॉमनली। क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स में हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस कॉमनली देखने को मिलते हैं, यानी कि एबनॉर्मेलिटी कॉमनली देखने को मिलती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करेक्ट है या नहीं, सही है या नहीं, इस बाद में इस तरह से क्वेश्चन बना के इसको स्टेटमेंट को दिया जा सकता है। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन ऑल्सो राइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि सिर्फ जीन में पूरा का पूरा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड में नहीं, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से कारण भी, सिंगल बेस पेयर के चेंज होने के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, लिखा हुआ एग्जाम्पल। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आप फिर दूसरे बार फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लिख रहा है कि आप चैप्टर 6 में देखिएगा इसे, लेकिन चैप्टर 6 में भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है एनसीईआरटी के अंदर। हालांकि अगर आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ते होंगे, आप लोगों ने कहीं स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में देखने को मिलेगा। हालांकि जब उस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा हर वीडियो के पहले, टेंशन लेना, क्योंकि हम लोग देख रहे होंगे आप लोग कि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ अदर सेगमेंट्स भी ले रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में। तो डिलीशन और इंसर्शन जो होता है वो क्या करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है, और अगर कोई एक पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो जाए उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जो मैकेनिज्म है म्यूटेशन का वो बियॉन्ड द स्कोप है डिस्कशन के, हमारे डिस्कशन के इस लेवल पे हम लोग म्यूटेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये डिस्कस जरूर कर सकते हैं कि केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स क्या है जो कि इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को, और इनको हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं। तो द केमिकल्स और फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस। एग्जांपल्स आर यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजेन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे ये तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल्स हैं। ये स्क्वायर मेल होता है, फीमेल होता है, यहाँ पे ऐसा रहे तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, सेक्स पता नहीं चल रहा है। अगर इसमें शेडेड रहे, जैसे यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, एग्जामिनेशन को ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि वहाँ प्रिंटिंग पेपर आता है, ऑनलाइन एग्जाम होता नहीं, हालांकि ज़्यादातर ब्लैक ही रहता है। तो अफेक्टेड यानी इनके पास डिजीज है। एक लाइन मेटिंग को दिखाता है, 2 लाइन कॉन्सैंजीनियस मेटिंग को दिखाता है, यानी कि बहुत क्लोज रिलेटिव भाई बहनों के बीच में, चचेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन, अपने भाई बहन के बीच में शादी होती है, मीटिंग होती है, उसको दिखाता है। देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल वे से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इथिकल सोशल व्यू अपना ला करके मत बोलना, ठीक है ना। ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो, जब ये मीटिंग होगा तो मीटिंग होने के बाद चिल्ड्रन होंगे, तो इस जंक्शन में चिल्ड्रन को शो करते हैं। और बर्थ ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पहला बच्चा ये होगा, दूसरा बच्चा ये होगा, तीसरा बच्चा फिर इधर लिखाएगा, चौथा बच्चा फिर इधर लिखाएगा, तो लेफ्ट टू राइट बर्थ ऑर्डर होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए।
ये पेरेंट है विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ये बता रहा है कि दोनों पेरेंट के पास कोई डिजीज नहीं था लेकिन इसके पास डिजीज है। और यहाँ बताता है कि 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। अगर डायरेक्टली आपको ऐसे करके दिया रहेगा कि इसके पास ऐसे करके चाइल्ड है, मेरे पास है 6 लिखा रहेगा, समझ जाना कि ये 6 चाइल्ड है जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं है। ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें हम नहीं बता रहे, लेकिन ये 6 चाइल्ड जो हैं ये 6 के पास कोई डिजीज नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं। मीटिंग अमंग क्लोज रिलेटिव इज नोन एज इनब्रीडिंग कहते हैं, जिसको भी हमने कॉन्सेंजीनियस मीटिंग के रूप से भी देखा, और इनब्रीडिंग इसे भी कहते हैं बिकॉज ये क्लोज रिलेटिव के बीच में हो रहा है। पहले ज़माने में बहुत सारे, हालांकि आज भी बहुत सारे रिलीजन इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है क्योंकि वी नो वो इनब्रीडिंग कॉजेज, इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है कि नहीं। लेकिन पहले ज़माने में क्योंकि ब्लड को कंजर्व करना था, प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करना था, तो राजा महाराजाओं के अंदर बहुत क्लोज रिलेशन में भी मैरिजेस होते थी। इजिप्ट में भी ये कल्चर बहुत ज़्यादा था। जीन्स एग्जिबिटिंग मल्टीपल इफेक्ट ऑफ फिनोटाइप एज नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्क्राइब किया इस बारे में कि एक जीन अगर अलग अलग फिनोटाइप को दिखा रहा है तो प्लियोट्रोपिक जीन कहेंगे। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लिखा हुआ भी एनसीईआरटी है। फॉर अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप बी, एक चाइल्ड के पास इसका ब्लड ग्रुप बी है, अब वो IB हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वो IBO हो सकता है ना, IBIO हो सकता है। इसको मैं डायरेक्टली बिना आई के लिखूंगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, या तो कैपिटल बी हो सकता है ये, या फिर कैपिटल बी ओ हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है ये, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब ये जो बच्चा है ये फादर से आया है, ब्लड ग्रुप ए वाले फादर से। तो मदर के पास ऐसा क्या सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तो एक ध्यान से रखो, अगर मदर के पास ए ही वाला ब्लड ग्रुप होगा, ओ वाला ब्लड ग्रुप होगा, तो किसी हालत में बच्चे का बी नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि बी अगर एक के साथ आएगा तो को डोमिनेंस शो करेगा, अगर ओ के साथ आएगा तो डोमिनेंस फुल डोमिनेंस शो करेगा। तो यानी फादर का ब्लड ग्रुप या तो फिर बी होना चाहिए या तो फिर ए भी होना चाहिए, एटलीस्ट इसमें एक बी तो दिखना चाहिए ही ना हमें, तभी तो बच्चे का बी आएगा। क्योंकि एक तो आपके पास फादर का ब्लड ग्रुप ए हो ही गया, तो मदर का ब्लड ग्रुप में आपको किसी हालत में एक तो बी जीन चाहिए ही चाहिए, तभी बच्चे का बी जीन आएगा। इसीलिए आंसर सी होगा, और तीनों ऑप्शन में बी है ही नहीं लिखा हुआ। एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे पहले दिखाई दे रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है ऑफस्प्रिंग का, इसका मतलब ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा ये होगा, तो ये होगा। अब ये होने के लिए अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप देखो, अब एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप देखो, यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया है IBB दिखाया है, IBB दिखाया है, उसमें देखो दूसरे पेरेंट का देखो, यहाँ पे अगर ए होता ना, मान लेते हैं यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है, तो ये जो फादर था, फादर का देखो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, IA, और आई से मिलकर क्या हो जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन फादर जो कि पेरेंट होना चाहिए ए वाला, उसके बाद IB होना चाहिए। देखो हालांकि ये ऐसे दिखाया है, ठीक है ना, मैं ऐसे लंबे से दिखा रहा हूँ, समझ में आएगा आपको, इस चार्ट का पढ़ सकते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इफ अ चाइल्ड हैज O टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, द फादर, अब देखो चाइल्ड के पास O ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसके पास ओ ब्लड ग्रुप है। मैं ओ लिख रहा हूँ, IO सब मैं नहीं लिख रहा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता है, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ O ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना इसके पास। अब बताना क्या है, फादर के पास B टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब फादर या तो फिर होगा या तो फादर होगा BO, या तो फादर होगा BB, क्योंकि BB में भी आपको B ब्लड ग्रुप दिखेगा फादर का, और BO में भी फादर का ब्लड ग्रुप B ही दिखाई देगा। एंड फादर B टाइप, द जीनोटाइप ऑफ द फादर, अरे यार बोल रहा है भाई, देखो फादर का जीनोटाइप फिर क्या होगा ये बताना है, या तो BO होगा तो फिर BB होगा, बताओ कौन सा होगा। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। चाइल्ड हैज O टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, चाइल्ड हैज O टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड फादर हैज B, हाँ नहीं सही है। अब देखो अगर फादर का ब्लड ग्रुप कैपिटल बी हो जाता है तो बच्चे का क्या दोनों तरफ से O होगा, दोनों O आएगा बच्चे में, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि अगर फादर का ये कैपिटल बी होता है तो एक तरफ से इसके पास एक बी तो आने ही वाला है, कंफर्म हो गया कि एक बी तो इसको बच्चे को मिलेगा ही। अगर मदर से O आ भी जाता है ना, तो फादर का एक बी यहाँ से आएगा, तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O होना है तो फादर के पास एक O होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी बच्चे का जीन छोटा टी है और किसी फादर का जीन में हमको फिनोटाइप दिख रहा है टॉलनेस वाला, टॉल दिख रहा है फादर, और जो मदर है वो टॉल डॉफ कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस बच्चे को लाने के लिए छोटा टी यानी डॉफ बच्चे को लाने के लिए फादर को हेट्रोजाइगोट होना ही पड़ेगा टॉलनेस के लिए, तभी तो ये छोटा टी यहाँ पे आएगा, समझ में आया, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। आप लोग उसको डायरेक्टली वहां से बना सकते हैं, मैंने हमेशा बताया कि वहीं से क्वेश्चन आते हैं, बस कैपिटल टी छोटा टी वाले चीजों को याद रखना है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखो AB ब्लड ग्रुप के पास किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता, बिकॉज इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर सारे के सारे दोनों तरह के एंटीजन होते हैं, A वाले भी B वाले भी, इसलिए कोई तरह का एंटीबॉडी इनके पास नहीं होता। तो कोई तरह का एंटीबॉडी अगर नहीं होता है तो बोथ एंटीजन लेकिन RBC के ऊपर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का, आंसर हो जाएगा C,
बोथ ए बी एंटीजन और आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। आरएच फैक्टर में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के लिए आरएच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। टर्नर सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में क्या होता है कि मदर जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है, बच्चे जो होता है फीटस जो होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, इसीलिए वहाँ पे एंटीबॉडी बन जाते हैं मदर के बॉडी में आरएच पॉजिटिव एंटीजन के लिए या फिर एंटीजन डी के लिए। पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ। अब इसको डायरेक्टली करके देख लेते हैं। एक पेरेंट है जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है और दूसरी पेरेंट है, दूसरी पेरेंट मतलब कि दूसरी जो एक फीमेल होगी एक मेल होगी है ना, तो अलग अलग होगा। तो पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी, तो इससे तो ओ ही आएगा और इससे तो ए आएगा और एक बी आएगा। इसका मतलब कभी बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप साथ नहीं आने वाला, बिकॉज क्योंकि एक ए बी बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप होता तो एक ए तो एक पेरेंट्स आना चाहिए था, दूसरा बी दूसरे पेरेंट्स आना चाहिए था, तो ए और बी तो दूसरे पेरेंट्स आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला ए या बी इस पेरेंट्स से आ ही नहीं सकता बिकॉज इसके पास दोनों तो ओ ही है, तभी तो ओ शो कर रहा है। इसीलिए हमें कहीं भी ए बी नहीं दिखने वाले वाला। तो पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए और बी कैन नॉट हैव चाइल्ड ए बी, कैन नॉट हैव चाइल्ड ए बी हम लोगों ने बात कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ए और बी जो होता है जीन ए और बी इज एब्सेंट इन वन ऑफ द पेरेंट्स, जीन ए एंड बी आर एब्सेंट इन वन ऑफ द पेरेंट्स। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सी या डी में से कोई एक आंसर होगा इसका, है ना? कौन सा होगा? देखो जीन ए और बी लिखा है, अगर और लिखा है इसका मतलब क्या बोल रहा है कि खाली ए ही हो सकता है कि ना हो, खाली बी ही हो सकता है कि ना हो। अगर सिर्फ ए ही हो सकता है ना होता और बी वाला मौजूद होता तो भी तो यहाँ से ए आता, यहाँ से बी आता, ए बी हो जाता ना। यानी कि दोनों के दोनों ए और बी दोनों ही नहीं है पेरेंट्स में, इसीलिए आंसर डी होगा। तो एंड होगा और नहीं। यहाँ पे एंड और का थोड़ा सा झंझट था, इसलिए ध्यान रखना है कि वर्ड्स कैसे यूज कर रहा है। इंग्लिश भी मजबूत होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी से वो पढ़ रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस से पढ़ रहे हैं, वो मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि आने वाले सालों में आपको इंग्लिश में मूव ऑन करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, बिकॉज द होल वर्ल्ड, दुनिया जो है वो इंग्लिश ही समझता है। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें अपने मदर टंग के लिए लड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम लोग पूरी दुनिया को नहीं हिंदी या फिर मलयालम या तेलुगु या बंगला या फिर मराठी या फिर कुछ ऐसा लैंग्वेज बुलवा सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अपने मदर टंग के लिए लड़ रहे हैं तो सामने वाला ही बोलेगा कि यार इंग्लिश मेरी मदर टंग है, तो वो नहीं हो सकता। और आपको अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसर्चेस चल रहे हैं उसके साथ अगर कंपैरिजन आपको किया जाए तो आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात की आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में सारी किताबें इंग्लिश होंगी, हिंदी कभी नहीं होने वाला वो चीज़ें। और नीट भी यही बोलता है कि इंग्लिश वाले पेपर को ही हम लोग बाद में अगर लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम होता है, अगर हम लोग सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज देर इज अ लिमिट ऑफ ट्रांसलेशन, तो हम लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही मान्यता देंगे, उसके आधार पर ही जो आंसर होगा उसी को मान्यता देंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? बताइए क्या होगा, पढ़िए और बताइए। आपको पहले ही मैंने दिखा दिया था, आपको याद होना चाहिए। क्या एलिल्स बी एंड सी और क्या नहीं, एलिल्स बी, देखो ये छोटा सी क्या दिखा रहा है यार, छोटा सी दिखा रहा है, इसका मतलब ये ओ वाले को दिखा रहा है। इसका मतलब कोई भी इसमें कोई भी जो कि डोमिनेंट फैक्टर है उसको नहीं दिखा रहा है ना। तो ये जो होता है ये प्रोड्यूस नहीं करता, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के ऊपर जो मैं एंटीजन का बात कर रहा हूँ ना अभी तक, कि ए एंटीजन होगा और बी एंटीजन होगा, ये दोनों ए और बी एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए शुगर लिखता है बार बार, क्योंकि प्रोटीन्स तो है ही ना, उसमें अगर शुगर ऐड हो जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको एंटीजन कहेंगे। तो यहाँ पे बी और सी ऑल्सो प्रोड्यूस शुगर, इसलिए शुगर एक बहुत फ्लैबी सा टर्म है, मतलब कि बहुत लूज टर्म है एक, यहाँ पे शुगर शब्द इस्तेमाल करना ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, लेकिन किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। आंसर इसका ए होगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस शुगर बिकॉज दे आर रिसेसिव जीन्स। विच आर द फॉलोइंग इज नंबर ऑफ एलील्स फॉर ब्लड। अब देखो और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए बी करता है, आई बी बी और आई आर ओनली प्रेजेंट इन आई बी स्पेस, बिल्कुल सही। देखो अगर आई ये बी ओ रहे या फिर बी बी रहे, ठीक है ना, सिर्फ बी ही हमको दिखाई देगा ना, क्योंकि ये डोमिनेंट है। आई बी प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस कोडोमिनेंस, बिल्कुल सही। विच आर द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ एलील्स फॉर द ब्लड इन ए ग्रुप इन इंडिविजुअल। देखो कितने नंबर ऑफ एलील्स होते हैं ब्लड के लिए किसी भी इंडिविजुअल में। एक ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें 3 एलील, क्या बोल रहा है फिर से देखो, विच आर द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ एलील्स फॉर ब्लड ग्रुप इन एन इंडिविजुअल। अगर पॉपुलेशन यहाँ पे बोलता तो हम लोग मारते यहाँ पे आंसर क्या लगाते, यहाँ पे हम लगाते सी, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल बोला है, यहाँ पे 2 होगा। किसी भी एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील हो सकते हैं ब्लड, किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए, या तो उसका ए बी होगा, या तो बी ओ होगा, या तो बी बी होगा, या तो फिर ए होगा, या फिर ए ओ होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे एलील्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन
या फिर ओ हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। तो लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा कभी कि ए बी ओ बी बी ओ, ऐसा नहीं हो सकता, वो ह्यूमन पॉपुलेशन में जरूर मिलते हैं। तो मल्टीपल एलिज्म जो एक चीज है ना, ये फिनोमेना ही पॉपुलेशन के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। मल्टीपल एलिज्म फिनोमेना ही पॉपुलेशन के लिए होता है। इसका आंसर बी है, आंसर गलत दिया हुआ किताबों में। आर एच फैक्टर इज नेम फ्रॉम मंकी, रिसस मकैकस मंकी के द्वारा ये आर एच फैक्टर लिया गया है, बिकॉज ये हमेशा मंकी और उसी मंकी में, सिर्फ उसी मंकी में और मैन में ही, ह्यूमन में ही देखने को मिलता है। और नेम्ड आफ्टर लिखा है, इसीलिए यहाँ पे मंकी लिखेंगे, चिंपैंजी नहीं। रिसस मकैकस नाम है इसका साइंटिफिक नेम। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज।